क्या तुम्हें भी लग रहा है कि भाई बोर्ड्स में अभी बहुत टाइम बचे हैं? तो ये वीडियो तुम्हारी गलतफहमी तोड़ने वाली है। असल में एक्चुअल प्रिपरेशन के लिए तुम्हारे पास कितना टाइम होगा, ये बात तुम्हें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आओ मैं तुम्हें रियलिटी चेक देता हूँ कि असल में तुम्हारे पास पूरे बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए कितने टाइम बचते हैं। तो जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि अभी तुम्हारे पास 20 अगस्त से टोटल 26 जनवरी तक 160 दिन बचते हैं, जिसमें टोटल पढ़ने के लिए तो 120 दिन ही बचते हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स और संडे और विंटर वेकेशन वगैरह मिला करके कुछ कुल मिला के 40 दिन तो तुम्हारे ऐसे चले जाते हैं। तो यानी तुम्हें पढ़ने के लिए कुल मिला के 120 डेज ही है। तो तुम्हें अब ये तो पता चल गया कि भाई सच में तुम्हारे पास पढ़ने के लिए एक्चुअल डेज कितने बचे हैं। अब तुम्हें इस बात से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम क्या है और तुम्हारे भैया इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के इस पूरे वीडियो में आए हैं। तुम्हें मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से गाइड करूंगा कि अगर तुम अभी भी बोर्ड्स के लिए पढ़ना शुरू करते हो तो साइंस में किस तरीके से 95 प्लस तुम स्कोर कर सकते हो। आओ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए इस एक वीडियो में हम समझते हैं कि 20 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक आप किस तरीके से 160 दिन में पूरा एक रोड मैप के थ्रू आप पूरे अपने सिलेबस को कंप्लीट भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे और टेस्ट भी देंगे। इस पूरे वीडियो में आपको चैप्टर वाइज वेटेज मिलेगा, एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है वो बताऊंगा मैं, और लास्ट में मैं आपको 33 डेज का बोर्ड का एक मोड बताऊंगा कि किस तरीके से बोर्ड्स में पेपर लिखे जाते हैं और किस तरीके से बोर्ड्स की आंसर शीट तैयार की जाती है। आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ लेक्चर देख लिया या आपने नोट्स बना लिया, इस चीज़ को आप खत्म कर रहे हैं कि हाँ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। नहीं, आपको उसमें सारी चीज़ें सीबीक्यूज और टेस्ट वगैरह सारे कंप्लीट करने हैं, तभी जाकर के आपका वो चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। तो आओ मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम्हारे पास टोटल कितने दिन बचे हैं और उस दिन में किस तरीके से क्या एग्जीक्यूट करके तुम इस प्लान को समझ सकते हो। तो जब आप देखते हैं 20 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक कुल मिला के आपके पास डेज बचते हैं 160। इस 160 डेज को अलग अलग तरीके से मैंने बांट रखा है और इसमें हमने हर चैप्टर को, हर पोर्शन को अलग तरीके से वेटेज दिया है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 20 अगस्त से 24 दिसंबर तक आपके पास कुल 127 डेज होंगे, जिसमें आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे। इसी तरह आप 25 दिसंबर से आप 3 जनवरी तक आपके पास 10 दिन का टाइम होगा, जिसमें आप रैपिड रिवीजन, जिसमें आप वन शॉट और जो भी फार्मूला शीट अपने तैयार की होगी पूरे साल भर में, उसमें आपको रिवाइज करना है। फेज 3 में आपको कुछ नहीं करना है। फेज 3 में फिर से आपके पीवाईक्यूज और आपके जो पूरे साल में आपने वीक टॉपिक्स देखे होंगे टेस्ट वगैरह देने के वक्त, उस वक्त उन सारी चीज़ों को रिवाइज करना है। उसके बाद आपके पास बचता है 14 जनवरी से 23 जनवरी तक का टाइम, जिसमें फिर से 10 दिन का अपने पास टाइम है और इसमें हम लोग सैम्पल पेपर को एनालाइज करेंगे और किसी तरीके से सैम्पल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे से पहले पहले आप एग्जाम के मोड के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि पेपर आपका अभी भी 15-20 दिन का गैप है आपके पास, जिसमें आप पूरी तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। तो यानी कि इस पूरे प्लान में आपके जो 5 फेज में मैंने टाइम को बांट रखा है, इसमें आपके पास फिर भी आपको 15 दिन का टाइम है, जिसमें आप पूरी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके पूरे सिलेबस के ऑडिट के बारे में। सिलेबस को आप किस तरीके से टैकल करेंगे। जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका वो चैप्टर या तो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा या फिर वो चैप्टर आपका वीक रह जाएगा। अगर आपका वो चैप्टर वीक रहता है या फिर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो उन सभी को हम 3 सेक्शन में बांटेंगे, एक ग्रीन और एक ऑरेंज और एक रेड। आप अपने से ये काम करेंगे, अपनी कॉपी में ग्रीन, रेड और ऑरेंज का एक सेक्शन बनाएंगे और उसमें आप अपने चैप्टर्स को लिखेंगे। जो बहुत अच्छे से आता है उसको ग्रीन में लिखेंगे, बेसिक आता है लेकिन आपको थोड़ा बहुत डाउट है कि हाँ मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होते हैं या हमसे एक पोर्शन छूट जाता है, उसको आप ऑरेंज में रखेंगे। और रेड पेपर पोर्शन में उसे रखेंगे जिस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि हमें उसको पूरी तरीके से दोबारा पढ़ना है। अब करना क्या है, ग्रीन वाले वो जिनको पीवाईक्यू और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखना है, अपने उसको स्पीड बढ़ाना है ताकि जब भी उस चैप्टर से सवाल आए तो हम उस सवाल को जल्दी से टैकल करके अपना समय बचा सकें। इसके बाद ऑरेंज वाले में वो रखेंगे जिसके गलती होने के चांस ज़्यादा है, तो हम लोग उसकी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उनके वन शॉट्स देखेंगे, उनके उस टॉपिक्स के पोर्शन को हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह रेड वाले में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए हमें दोबारा से पूरा लेक्चर्स देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम देखेंगे वन शॉट और वन शॉट देख करके इस चीज़ को समझेंगे। इसी तरह आपको अगर आपका एग्जाम आने वाला है, जैसे मिड टर्म आने वाला है अभी, अगर मिड टर्म आने वाला है तो मिड टर्म में भी आप इसी तरह से करेंगे, ग्रीन बनाएंगे, ऑरेंज बनाएंगे और रेड बनाएंगे और इसी तरीके से इसी सीक्वेंस को फॉलो करके आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कम समय में आसानी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आओ अब मैं बात करता हूं आपसे कि हर चैप्टर को कितना दिन देना है, क्योंकि हर चैप्टर का वेटेज एग्जाम में अलग अलग है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा सवाल आते हैं, जिनमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं वहाँ से, तो उन चैप्टर्स को अलग तरीके से पढ़ना होता है। और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे कम सवाल आते हैं और कम नंबर के हमें सवाल मिलते हैं पेपर में, तो हमें उन चैप्टर्स को उस तरीके से पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आपको एक्सपेक्टेड है 6 मार्क्स के सवाल, तो उसको पढ़ने के लिए 7 दिन है। ये पूरा एक सीक्वेंस मैंने बना रखा है। ये पूरी PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ ये पूरी तरीके से PDF पढ़ा है और वहाँ पर हर चैप्टर का अलग अलग
नोट्स और शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट भी दिखेगी आपको, जो आप फ्री एक्सेस तरीके से आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करो तो 3 नंबर का सवाल आता है, जो आप 5 दिन में खत्म कर सकते हैं, जिसका इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर होगा और आप एग्जीक्यूशन अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेटल और नॉन मेटल में सवाल सबसे ज़्यादा आता है आपके पूरे केमिस्ट्री पोर्शन से। 10 नंबर के सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं। CPQs और जो 5 नंबर के सवाल आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं। तो इसके लिए कुल मिला के आपको 16 दिन का समय रखना है कि हाँ मुझे इसको 16 दिन में ख़त्म करना है। इसी तरह जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री को छोड़ के बायो की तरफ आते हैं तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर से 9 नंबर का सवाल आता है। तो इसको पढ़ने के लिए फिर से 15 दिन का समय है अपने पास। हम लोग इस 15 दिन में कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, PYQ लगाएंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे और टेस्ट भी देंगे। इसी तरह जब मैं आपको आगे की तरफ बढ़ाऊं तो देखिए आप लाइट रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन से कुल मिला के 10 नंबर के सवाल बोर्ड्स में हर साल लगभग पूछे जाते हैं और इसको पढ़ने के लिए भी 16 दिन का समय यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह जब आप बढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में 6 नंबर का सवाल वहाँ से आता है और फिर इस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको 10 दिन का समय है। तो यानी कुल मिला के आपको ये नहीं करना है कि गधा मजदूरी आप कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि हर चैप्टर को बराबर टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हर चैप्टर को पढ़ने का एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, क्योंकि हर चैप्टर से सवाल के एवरेज सवाल जो आते हैं पेपर में और एवरेज नंबर जो आपको वो देता है वो अलग अलग होते हैं। जिस पर ज़्यादा मेहनत चाहिए वहाँ से ज़्यादा मार्क्स भी आने चाहिए। तो इसीलिए आपको मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से टाइम देना है किसी चैप्टर को। तो अभी हमने ये तो सीख लिया कि कौन सा चैप्टर हमें कितना मार्क्स देता है और उस चैप्टर को कितने समय में और किस तरह से पढ़ना है। अब हम उस चैप्टर्स के हर टॉपिक को देखेंगे जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से बैलेंसिंग पर हर साल सवाल आता है और रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके का इसका एग्जांपल होता है, हर टाइप का सवाल आपको बोर्ड्स में हर साल मिल जाता है लगभग। कोरोजन और डेंसिटी एक ऐसी टॉपिक है जो बहुत फेवरेट है बोर्ड्स की, या तो हाफ ईयरली में या फिर बोर्ड्स पेपर में आपको आसानी के साथ मिल जाता है। और यहाँ पर बोर्ड प्रैक्टिस के लिए आपको ये भी बताया गया है कि 2 नंबर और 3 नंबर का सवाल यहाँ से आता है। PYQs यहाँ पे जितने भी मैंने देखे या जो भी एनालिसिस किया वो 2 नंबर 3 नंबर पर ज़्यादा मुझे मिला। इसी तरह एसिड बेस और सॉल्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे इंडिकेटर, pH और तुम्हें वॉशिंग सोडा वगैरह और उनके जो केमिकल्स इक्वेशन है और केमिकल्स नेम है उनके, वो सब फार्मूला और डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा बोर्ड्स पे पूछे जाते हैं। इसी तरह मेटल और नॉन मेटल की बात करूँ तो वहाँ से प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, एलॉय कैसे बनता है, क्या करता है। इसी तरह 1, 2, 3 और 4 मार्क्स के जो मिक्स सवाल आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आते हैं, वो आपको मेटल नॉन मेटल से मिलते हैं। 5 नंबर के जितने सवाल आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मेटल और नॉन मेटल जैसे चैप्टर से मिलता है। इसी तरह जब हम कार्बोनेट्स कंपाउंड की बात करें तो उसमें एक होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, होमोलोगस सीरीज, नेमिंग ऑफ द रिएक्शन, किस तरीके से आप नेम दे सकते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और उसका स्ट्रक्चर वगैरह, इक्वेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसी तरह जब हम आते हैं बायोलॉजी के पास तो बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस में आपको न्यूट्रिशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस और आपको ह्यूमन में हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, किस तरीके से डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन किस तरीके से करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और डायग्राम बेसिस जितने भी सवाल आते हैं बायो में वो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ प्रोसेस से ही आते हैं। और इसी प्रकार 2 से 3 नंबर के सवाल भी आपको लाइफ प्रोसेस से मिल जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया लाइफ प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी सेक्शन ऑफ फॉर बोर्ड्स। इसी तरह हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो उसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का रोल क्या है, प्लांट के हार्मोन किस तरीके से काम करते हैं, फाइटो हार्मोन हो गया, ह्यूमन के हार्मोन हो गए, इन सारे के एग्जांपल्स, पोजीशन ऑफ ग्लैंड्स एंड उनसे निकलने वाले अलग अलग हार्मोन्स, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। मैकेनिज्म बेस्ड सवाल आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से मिल जाएगा। आपसे ये पूछ सकता है कि अगर कोई हार्मोन है जो फाइट एंड फ्लाइट नाम से जाना जाता है तो ये क्यों जाना जाता है, तो आपको उसका मैकेनिज्म बताना पड़ेगा। इसी तरह रिप्रोडक्शन चैप्टर से आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल ये किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो इस तरीके से होंगे कि आपको कोई एक एग्जांपल दे देगा और बोलेगा ये किस टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आपको वहाँ पर फर्टिलाइजेशन और कंट्रासेप्शन मेथड किस तरीके से आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, इन सभी का वो रिप्रोडक्शन चैप्टर से सवाल आता है। डायग्राम बेस्ड सवाल भी आते हैं और 5 मार्क्स के जितने सवाल होते हैं वो रिप्रोडक्शन चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से मेंडल के, सेक्स डिटर्मिनेशन के और वेरिएशन के सवाल ज़्यादा आते हैं और यहाँ पर आपको क्रॉसिंग वगैरह का सवाल आपको बोर्ड्स में मिल सकता है कि आप क्या करेंगे कि आपसे पूछ देगा कि F1 जनरेशन में कितने प्रोजेनी बने, उनका रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, उनका जीनोटिपिक रेशियो। तो इस तरीके के सवाल बायो के इस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स और साथ में आपको डायग्राम बेसिस भी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। जिस तरह लाइट चैप्टर में रे डायग्राम और हो गया, मिरर लेंस फार्मूला हो गया, साइन कन्वेंशन किस तरीके से काम करता है, मैग्नीफिकेशन, रिफ्रैक्शन के फार्मूले, ये सारे फार्मूले आपको पूछे जा सकते हैं बोर्ड्स में। बार बार यहाँ से न्यूमेरिकल्स और डायग्राम बेस्ड सवाल
3-4 नंबर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल, ये सारे सवाल पीवाईक्यूज में बहुत बार रिपीट होते हैं। इसी तरह जब हम ह्यूमन आई में आते हैं तो एकोमोडेशन ऑफ आई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपका डिफेक्ट कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पे किस तरीके का लेंस लगेगा, प्रेसबायोपिया पे किस तरीके का लेंस लगेगा, उसके डिफेक्शन और उसके करेक्शन, ये सारी चीज़ें वहाँ से पूछी जाती है। इसी तरह आपसे डायग्राम बेस्ड सवाल भी पूछा जा सकता है ह्यूमन आई से। वो ह्यूमन आई का इमेज बना करके आपसे पोजीशन पूछ सकता है कि कौन से पार्ट का क्या नाम है। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, ये सारे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आपको इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी से आपको डेली बेस्ड न्यूमेरिकल 5 नंबर के मिक्स्ड सवाल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूँ तो यहाँ से आपको ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बेस्ड सवाल बन जाता है, तो आप इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊँ कि जब आप बोर्ड के लिए किसी चैप्टर को फाइनल कर रहे होंगे कि हाँ ये चैप्टर मेरा फाइनल है, तो उसमें आप ये ज़रूर चेक कर लेंगे कि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है या नहीं, आपका पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं, और आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एंड में जब हम ये समझ रहे होंगे कि इस तरीके से रिवाइज करना है, तो उस टाइम हमें वो शॉर्ट नोट बहुत काम आएगा। और आपके एनसीईआरटी के सवाल, हर सवाल आपके थ्योरी बेस्ड हो, ऑब्जेक्टिव हो, जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट का सवाल होता है या फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो सवाल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जब आप इतनी चीज़ों को कर चुके होंगे तो आपके पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं बचेंगे जो सॉल्व करने लायक होंगे, क्योंकि ज़्यादातर सवाल एनसीईआरटी से ही आता है। तो ये सारे सवाल आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, और चैप्टर वाइज टेस्ट में जो भी एरर आएगा उसका एक एरर लॉग बनाना है। एरर लॉग इज़ नथिंग बट आपने जो भी गलती की उस टेस्ट में, आपसे जो भी मिस्टेक हुआ, आपको फार्मूला नहीं पता था या आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था उसका, या आप एग्जाम्पल भूल गए थे, तो वो सारी चीज़ों को वहाँ पे लिखना है कि मैंने फलाने दिन टेस्ट दिया था और फलानी सब्जेक्ट के पोर्शन का, इस चैप्टर के इस पोर्शन का सवाल हमसे गलत हुआ। तो वो हमें कब काम आएगा? वो हमें तब काम आएगा जब हम 33 डेज आपका जब बोर्ड को बचेगा, तो हम लोग उस टाइम पे जो बोर्ड मोड हम लोग अपना एक्टिवेट करेंगे, उसमें वो सारी चीज़ रिवाइज करने में बहुत काम आएगा कि आपसे गलती क्या हुई थी। तो आओ अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि बोर्ड मोड के लिए किस तरीके से पढ़ना है। जब आपका 25 दिसंबर का दिन होगा तो आप उस दिन पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे, और उसके बाद आप रिवीजन, पीवाईक्यू और पेपर्स के लिए तैयार हो रहे होंगे। तो बेसिकली उस 10 दिन में आपको क्या करना है? सिर्फ रैपिड रिवीजन करना है। उस रैपिड रिवीजन के लिए क्या करना है? हर चैप्टर को एक बार रिवाइज करना है। फार्मूला शीट्स जो आपने बनाई थी, शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे, उसको रिवाइज करने हैं। उसके बाद जो अगला 10 दिन होगा उसमें आप पीवाईक्यू प्लस वीक टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। जो आपने टेस्ट दिए उसमें जो भी गलती हुई होंगी उनको आपको दोबारा से पढ़ना है, और फिर ये कोशिश करनी है कि दोबारा अगर वैसा सवाल आता है बोर्ड में या कहीं भी किसी टेस्ट में तो आपसे वो गलती ना हो। उसके बाद आप अगले 10 दिन में सैम्पल पेपर जितने भी आपके सीबीएसई ने दे रखे हैं या कहीं मिलते हैं या मैं आपको दूंगा, वो सारे सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपके पास बचता है लास्ट का 3 दिन। 26 जनवरी आने से पहले, रिपब्लिक डे से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस विद रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा इस प्लान के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग समझते हैं कि पूरे पेपर में किस तरीके के सवाल और किस तरीके का न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी एक सवाल कितने नंबर्स दे के आते हैं और कितनी तरीके से हम लोग मार्क्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि आपके पेपर में कुल मिला के 39 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ 2 नंबर के होते हैं, कुछ 3 नंबर के शॉर्ट टाइप होते हैं, फिर लॉन्ग टाइप आता है जो आपको 4 नंबर दे करके जाता है, और एक 5 मार्क्स का आपको लॉन्ग आंसर आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बात करूँ तो नीचे के 3 है जो 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के हैं। 3 मार्क्स के सवाल पर आपको कम से कम आपको किस तरीके से लिखना है, उनमें आपको कम से कम फॉर्मूला तो लिखना ही है, उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन, और अगर आपसे वो डायग्राम पूछने की कोशिश कर रहा है तो आपके पास डायग्राम भी होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपसे कंपिटेंसी बेस्ड जो सवाल आता है उसमें क्या करना है, आपको जो केस दिया जाता है उस केस को पढ़ना है। केस को पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि उस केस में किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं आंसर लिखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट की आइडेंटिटी करनी है। उसके बाद आप वहाँ पर टारगेट करेंगे किस तरीके से आप 4 नंबर के लिए कितना लाइन्स का आंसर आप लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि कितने नंबर के सवाल के लिए किस तरीके का आंसर आपको लिखना है। अगर आपको 1 मार्क्स का सवाल कोई दिखे, ऑब्जेक्टिव दिख रहा है तो ऑब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे 1 मार्क्स का सवाल कोई सब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो उसमें कैसे लिखना है? अननेसेसरी का कोई लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, जस्ट आपको 1 वर्ड, सिंगल वर्ड आंसर। अगर जैसे मान लीजिए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अगर सवाल आता है तो हम लिखेंगे सीधा 2। हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ बताएंगे उनको कि हमारे पास 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। इसी तरह जब अगर 2 नंबर का सवाल आता है तो हमें उसमें कोई 1 पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 पॉइंटिंग स्कोर, जो स्कोर करने लायक पॉइंट है उस सिर्फ 2 पॉइंट ही हमें लिखने हैं। इसी तरह अगर 3 मार्क्स के सवाल आते हैं तो उसमें भी हमें बहुत पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्लियर ये करना है, आपको कोशिश ये करना है कि आप अगर डायग्राम बना सके तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे सके तो ठीक है, या फिर आप
उस आंसर को 3 पॉइंट में लिखें, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ भर दिया आपने, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है, सिर्फ जो पूछा है वही देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। हाँ, अगर 4 नंबर का, इसी तरह जब 4 मार्क्स के सवाल जो कॉम्पिटेंसी पे सवाल आते हैं, उसमें ये करना है कोशिश कि आपके कोई भी केस स्टडी को दोबारा से आप बार बार ना लिखें। हाँ, एक केस स्टडी पे सवाल आ गया तो उस सवाल को सिर्फ एक ही बार लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप उसी केस को बार बार लिखे जा रहे हैं जिससे आपको रिपीटेशन का शिकार बन जाए। तो अब 5 नंबर के सवाल में कुछ नहीं करना है, आपको लिखने का एक पैटर्न होता है। इंट्रो देना है, इंट्रो के बाद आपको पॉइंट्स या स्टेप्स लिखने हैं। उन पॉइंट्स में आपको ये होना चाहिए कि आपके पूरे आंसर्स की जो निचोड़ है वो पॉइंट में होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई इक्वेशन या डायग्राम पूछा है तो इक्वेशन और डायग्राम आपको लिखना जरूर है, नहीं तो 5 नंबर के सवाल में आपका 1 नंबर या 2 नंबर वो काट सकते हैं। इसी तरह आप कंक्लूजन भी लिखेंगे 5 नंबर के सवाल में। कंक्लूजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं अब कि आप एग्जाम के 3 घंटे में आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप जब 15 मिनट शुरू का होगा तो आप क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, स्कैन करेंगे पूरे सवाल को कि किस तरीके से सवाल आता है, किस तरीके से क्या होता है। पूरे सवाल में जो भी इजी, मीडियम या लेंदी लगेगा उसको आप मार्क कर देंगे कि हाँ ये मेरे लिए लेंदी था, इसको हम बाद में करेंगे, ये मेरे लिए मीडियम है, ये हम शुरू में करेंगे, या पहले हम लोग ईजी के लिए जाते हैं। सबसे पहले आपको सीक्वेंस याद रखना है, सबसे ईजी सवाल, फिर मीडियम, फिर लार्ज। जो आपसे बहुत लेंदी लगा है, जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, उसको आपको छूना ही नहीं है शुरू में, अंतिम में जाके हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे। इसके बाद मेन सॉल्विंग टाइम जो आपका बीच का होगा वो आपको होगा 140 मिनट। लास्ट के 20 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे जो भी सवाल आपसे नहीं बना या जो सवाल में आपको डाउट लग रहा था या आपने मार्क करके पहले छोड़ा हुआ, तो उन सारे का सॉल्यूशन हम लास्ट के 25 मिनट में निकाल रहे होंगे। और आपको एक चीज़ और, आप जो भी पढ़ेंगे उसको वीकली स्टूडेंट ट्रैकर जो मैंने बना रखा है इसको आप प्रिंट करा लेंगे, और प्रिंट करा करके आप इसमें जैसे मान लीजिए कि केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा, ठीक है, डन पे आप मार्क कर लेंगे। PYQ आपने किया तो वहाँ लिख लेंगे डन, टेस्ट दिया उसको डन कर लेंगे, और वीक एरिया लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको जब भी आप दोबारा से इस ट्रैकर को देखेंगे तो उस वक्त आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर मेरा कंप्लीट है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, गधा मजदूरी नहीं करना है, हमें इफेक्टिव पढ़ाई करनी है। इस तरह से जब आप 26 जनवरी पे पहुंच रहे होंगे तो आप बेसिकली रिपब्लिक डे के साथ आप अपना इस खुशी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ मैंने पूरे साल मेहनत की, और पूरे साल मेहनत करके आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया और आप रिवाइज करके बैठे हुए हैं और आप पूरी तरीके से बोर्ड को देने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप उस दिन ये तय कर पा रहे होंगे कि मैं 95 प्लस तो स्कोर कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अभी भी 15 से 20 दिन का समय बचता है बोर्ड आने में, जिसमें आप पूरे सिलेबस को दोबारा से पढ़ सकते हैं और किस तरीके से शॉर्ट नोट को रिवाइज कर सकते हैं वो मैंने आपको पूरी वीडियो में समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर ये स्ट्रैटेजी आपकी हेल्प करेगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी, जिसको सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी तरह का डाउट या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए मुझसे, और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, और आप डायरेक्ट मुझे वहाँ DM कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करने को हर वक्त तैयार हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।